जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर सुबह से ही स्कूल के रूल्स न हो, सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स न हो और ऑफिस में कोई जिम्मेदारी क्लियर न हो, तो दिन का अंत कैसा होगा। यहीं से एक बेसिक बात समझ में आती है, सोसाइटी सिर्फ लोगों से नहीं, रूल्स से भी चलती है और इन रूल्स को बनाना, चलाना और फॉलो करवाना, इसी प्रोसेस को हम गवर्नेंस यानी कि शासन कहते हैं। गवर्नेंस कोई दूर की सरकारी चीज नहीं है, ये घर के उन रूल्स से शुरू होती है जो लिखे हुए नहीं होते पर फिर भी सब मानते हैं। जैसे घर में यह तय होता है कि कौन सुबह दूध लाएगा, कौन बिजली का बिल भरेगा और कौन मेहमान आने पर सबसे पहले उठकर बात करेगा। कोई रूल बुक नहीं होती, लेकिन सिस्टम फिर भी चलता है। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो रूल्स को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसे हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार कहते हैं। जैसे स्कूल रूल्स के बिना क्लास चल ही नहीं सकती, वैसे ही कंट्री भी रूल्स के बिना नहीं चलती। गवर्नमेंट का काम सिर्फ रूल्स बनाना नहीं होता, इसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इनका अलग होना ही सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है, ताकि कोई एक अथॉरिटी सब पावर अपने हाथ में न ले ले। सेपरेशन ऑफ पावर्स इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई एक अथॉरिटी सब पावर अपने हाथ में न ले ले, और जब यह नहीं होता तो हिस्ट्री हमें उसके नतीजे भी दिखाती है। फ्रांस के किंग लुई द 14th को याद कीजिए, उनका मशहूर वाक्य था, आई एम द स्टेट, मतलब लॉ भी मैं हूँ, डिसीजन भी मैं लूंगा और पनिशमेंट भी मैं ही दूंगा। उनके राज्य में पार्लियामेंट कमजोर थी, जजेस राजा के अधीन थे और टैक्स बढ़ाने या जेल भेजने के लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि पावर अनचेक्ड हो गई, आम लोगों पर बोझ बढ़ता गया और डिसेंट को दबाया गया। लोग बोल नहीं सकते थे क्योंकि जिस अथॉरिटी ने रूल बनाया वही उसे तोड़ने पर सजा भी देती थी। आखिरकार इसी एब्सोल्यूट पावर का रिएक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया, जहां पूरा सिस्टम ही उलट गया। यही हिस्ट्री का सबकत है, जब एक ही अथॉरिटी लॉ बनाए, इम्प्लीमेंट करे और जजमेंट भी दे तो पावर डेंजरस हो जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी में पावर को बांटना कमजोरी नहीं बल्कि सिस्टम को बचाने का तरीका होता है। If all power is concentrated in one hand, then the principle of power corrupts and absolute power corrupts absolutely is applied. आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका रूल्स और लॉज बनाती है। जैसे पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया ताकि सरकारी कामकाज लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट हो सके। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका उन रूल्स को ग्राउंड पर अप्लाई करती है। आरटीआई के केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जुडिशरी यानी न्यायपालिका यह चेक करती है कि बना हुआ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है या नहीं। अगर कोई लॉ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इस तरह लॉ बनाना, उसे लागू करना और उस पर नजर रखना, ये तीनों अलग अलग हाथों में रहता है ताकि पावर बैलेंस्ड रहे और सिस्टम फेयर बना रहे। मैं मॉन्टेस्क्यू हूं। जब सारी शक्ति एक ही हाथ में होती है तो उसका दुरुपयोग होता है। इसीलिए द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा, शक्ति बांटो ताकि इंसान आजाद रहे। गवर्नेंस सिर्फ सेंटर तक लिमिटेड नहीं होती। इंडिया जैसे बड़े देश में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर काम करती है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। सोचिए, आपके शहर की सड़क पर पानी भरा हुआ है। सबसे पहले आप म्यूनिसिपैलिटी को फोन करते हैं क्योंकि गटर और ड्रेनेज लोकल लेवल का इशू होता है। अगर वही सड़क 2 शहरों को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे हो तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और अगर बात हो नेशनल हाईवे, डिफेंस या फॉरेन पॉलिसी की तो डिसीजन सेंटर पर लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे छोटी प्रॉब्लम घर पर सॉल्व होती है, बड़ी प्रॉब्लम एक्सपर्ट तक जाती है। गवर्नेंस भी प्रॉब्लम के साइज के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोकल स्तर पे ही सबसे तेज होता है। इसी सिस्टम को हम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां कॉमन सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं कि हर डिसीजन सब लोग मिलकर करें, बल्कि यह कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें। क्लास मॉनिटर का एग्जाम्पल याद कीजिए। पूरा क्लास प्रिंसिपल के पास नहीं जाता, एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। कंट्री लेवल पर MLA और MP इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मैं सिर्फ अपनी नहीं, हजारों लोगों की आवाज
असेंबली तक ले जाता हूं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां करोड़ लोग वोट करते हैं। यह सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है, गवर्नमेंट की भी और सिटीजन्स की भी। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करना जरूरी है। प्रेसिडेंट का रोल लार्जली नॉमिनल होता है, फिर भी उन्होंने अपनी थिंकिंग और कनेक्ट से मिलियंस को इंस्पायर किया। यह दिखाता है कि पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंट और ड्यूटी होती है। अंत में गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रूल्स चेंज होते हैं, नीड्स चेंज होती है, लेकिन कोर आइडिया वही रहता है, ऑर्डर, फेयरनेस और पार्टिसिपेशन। और शायद इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यह सिर्फ गवर्नमेंट की स्टोरी नहीं होती, यह हम सब की स्टोरी होती है। अब थोड़ा रुक कर सोचिए। क्वेश्चन 1, सेपरेशन ऑफ पावर्स को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या खतरे में पड़ता है, गवर्नमेंट या सिटीजन? सिटीजन, क्योंकि जब पावर अनचेक्ड होती है तो इंसाफ का रास्ता बंद हो जाता है और आजादी सबसे पहले छिनती जाती है। क्वेश्चन 2, इंडिया जैसे डाइवर्स देश में 3 लेवल गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है या डेमोक्रेटिक नेसेसिटी? ये नेसेसिटी है। लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और नेशनल इश्यूज को वाइडर विजन। एक ही लेवल से सब कंट्रोल करना इफेक्टिव भी नहीं और डेमोक्रेटिक भी नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि असली स्वराज तब होगा जब पावर दिल्ली से नहीं, गांव से ऊपर की तरफ चले। उनके लिए गवर्नेंस का मतलब था लोगों के सबसे करीब रहना। स्वराज का अर्थ सिर्फ सरकार बदलना नहीं, असल स्वराज तब है जब फैसले गांव और मोहल्ला लेवल पर हों। क्वेश्चन 3, गवर्नेंस का असली टेस्ट लॉज बनाने में होता है या उन्हें ग्राउंड पर काम करता देखने में? असली टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में होता है, क्योंकि अच्छे लॉज भी तब तक बेकार होते हैं जब तक वो लोगों की जिंदगी को बेहतर न बना दें। शायद इसीलिए गवर्नेंस को समझने के लिए सिर्फ किताब नहीं, अपने आसपास देखना भी जरूरी है।